पंजाब के तरन तारण के भिकीवंड इलाके में रहने वाले शौर्य चक्र विजेता कॉमरेड बलविंदर सिंह के हत्यारों का अब तक कोई पता नहीं चला है। बलविंदर सिंह के घर वालों को शक है कि हत्या के पीछे आतंकवादियों का हाथ हो सकता है। कॉमरेड बलविंदर सिंह का अंतिम संस्कार आज किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि बलविंदर के घर में घुसकर दो हमलावरों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। कॉमरेड बलविंदर सिंह ने पंजाब में आतंकवाद के दौर में आतंकियों का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया था। उनके जीवन पर कई टेलीफिल्में भी बनी हैं। कॉमरेड बलविंदर शौर्य चक्र विजेता थे। बताया जा रहा है कि कॉमरेड बलविंदर सिंह पर पहले भी कई बार हमला हो चुका है। जानकारी के मुताबिक बलविंदर सिंह को पंजाब पुलिस द्वारा सिक्योरिटी दी गई थी, जो वापस ले ली गई थी। परिजनों के मुताबिक सुबह दो शख्स मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और उन्होंने हमारे घर का दरवाजा खटखटाया। कॉमरेड बलविंदर सिंह ने दरवाजा खोलकर उनको अंदर बुला लिया और इन दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अंदर ऑफिस में आ गया, जिसने आते ही बलविंदर सिंह पर 4 गोलियां दाग दी और मौके से फरार हो गए। कॉमरेड बलविंदर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। हमलावरों की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। परिवार को शक है कि यह हमला आतंकी भी हो सकता है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता विशाल एंग्रीश का। विशाल, शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आता है, लेकिन अभी तक पंजाब पुलिस से हत्यारे फरार हैं। अभी तक कुछ पता चल पाया उन हत्यारों के बारे में पुलिस को? देखिए रवि, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मामले में एक एसआईटी का गठन कर दिया है। वो डीआईजी फिरोजपुर रेंज इसकी देखरेख भी करेंगे और लगातार ही कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और पंजाब में कई स्थानों पर पुलिस ने छापेमारी भी की है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि खालिस्तानी जो गैंगस्टर नेक्सस इसके पीछे हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि खालिस्तानी गैंगस्टर नेक्सस किस तरह से ये काम भी कर रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जो इंटेलिजेंस इनपुट्स भी मिल रहे थे कि कुछ खालिस्तानी जो नेता हैं, चाहे वो जर्मन में बैठे हुए हैं, यूरोप में बैठे हुए हैं, कनाडा में है और इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, उनका जहां पर जो गैंगस्टर हैं उनके साथ बातचीत भी चल रही है और यही कारण है कि पुलिस द्वारा बड़ी ही बारीकी के साथ इस केस की छानबीन भी की जा रही है। और वहीं यदि बात की जाए कॉमरेड बलविंदर सिंह के पारिवारिक मेंबरों की, तो उन्होंने सीधा खालिस्तानियों के ऊपर अपनी शंका जाहिर की है कि सीधा क्योंकि इससे पहले 16 बार कॉमरेड बलविंदर सिंह के ऊपर लगातार ही आतंकवाद के दौर में हमले भी हुए हैं, रॉकेट लॉन्चरों के साथ हुए हैं, ग्रेनेडों के साथ हुए हैं और एक समय ऐसा भी था जब 200 के करीब लोगों ने उनके गांव में जाकर उनके ऊपर हमला कर दिया था। उस समय पंजाब पुलिस बड़ी देर के बाद पहुंची थी, लेकिन जो कॉमरेड का परिवार था और कॉमरेड बलविंदर सिंह थे, उन्होंने बड़ी ही दलेरी के साथ उस समय इनका मुकाबला भी किया था। और उसके बाद जो केपीएस गिल थे, जो विशाल बड़ा सवाल इस पूरे केस में उठ रहा है वो ये है कि सुरक्षा वापस क्यों ले ली गई, जब इस तरह के हमले पहले भी हो चुके हैं। आप खुद बता रहे हैं इससे पहले 15 या 16 हमले बलविंदर सिंह पे हो चुके थे। सुरक्षा एकदम से वापस ली जाती है, उसके बाद हमलावर आते हैं, दिन दहाड़े हत्या कर देते हैं। सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, लेकिन हत्यारे अभी तक फरार हैं। ये एक बड़ी साजिश लग रही है यहां पर। देखिए रवि, जिस तरह से कॉमरेड बलविंदर सिंह को शौर्य चक्र इसी तरह नहीं मिलता है कि किसी भी जो भारतीय नागरिक को, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस में शौर्य चक्र देने की प्रथा है और बलविंदर सिंह को अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लगातार ही आतंकवाद का दौर भी देखा था और लगातार उनके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी और बार बार वो गिड़गिड़ा भी रहे थे कि पंजाब के डीजीपी के आगे, पंजाब के आला अधिकारियों के आगे कि उनको गनमैन दे दिए जाएं, लेकिन किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। बेशक परिवार द्वारा लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो छुटभैये नेता हैं वो 5-5, 6-6 गनमैन लेके जगह जगह फिर भी रहे हैं, लेकिन जो असल हकदार था अपनी सुरक्षा का
उसको पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने दरकिनार कर दिया। बार बार उन्होंने मेल भी की, आईजी अमृतसर को मेल की, उनको मिला, डीजीपी को मिला, गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और आज ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है विशाल की जो पंजाब में बहुत सारे ऐसे छुटभैया नेता हैं जिनको सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन एक शौर्य चक्र विजेता से सुरक्षा वापस क्यों ले ली गई, क्योंकि उसके बाद उनकी हत्या हो गई। अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के लिए। उधर 48 घंटे बाद भी बलिया गोलीकांड का आरोपी अभी तक फरार है। खुलेआम तांडव मचाने वाले आरोपी को पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है। अब पुलिस ने आरोपी धीरेन्द्र सिंह पर 50,000 का इनाम घोषित किया है। आपको बता दें कि बलिया में हत्याकांड का मुख्य आरोपी कथित बीजेपी कार्यकर्ता भी बताया जा रहा है, लेकिन यूपी पुलिस पर यहां पर बड़े गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पहले यह आरोपी दिन दहाड़े सबके सामने फायरिंग करता है, हत्या करता है, पुलिस के सामने फरार हो जाता है, एक वीडियो भी जारी करता है, लेकिन अभी तक यूपी पुलिस के शिकंजे से यह आरोपी फरार नजर आ रहा है। इधर जिस मुख्य आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है, उसने एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी है। बलिया कांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। धीरेन्द्र सिंह ने यह भी कहा कि हमारी कई बार शिकायत के बाद भी स्थानीय प्रशासन ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। क्या कुछ कहा है, सुनिए। सबसे कहा, सारे अधिकारियों से कहा, बार बार कहा कि सर यहाँ पे मारपीट का बवाल होने वाला है, ये मुझे रात से ही आशंका है। इससे पहले भी आपको मैंने कई बार आपको निवेदन किया है। मैंने वो एसडीएम महोदय और क्षेत्राधिकारी महोदय वीडियो बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे भीड़ देखा तो मैं एसडीएम साहब बोले कि नहीं, ये कोटे की दुकान खत्म करते हैं, अब नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, कैसे होगा। हम कहे कि सर आपने ही तो कहा था कि जिधर संख्या ज़्यादा होगी उसका घोषणा होगा, तो सर आप घोषणा किए, कर दीजिए। वो बोले कि नहीं, घोषणा नहीं करूँगा, क्योंकि उन लोगों की तो मिली भगत थी। जब तक मैं देखा मेरे फादर उधर गिर पड़े और उसके ऊपर भाभी हमारी गिर पड़ी, वो तमाम ये लोग कम से कम 50 लोग वो मार डंडा से, लाठी से और फायरिंग कर रहे हैं, कट्टा से, अवैध हथियारों से। मैं ये नहीं देखा कि किसको गोली लग रही, किसको नहीं। मैं भी दौड़ के गया उसमें, देखा तो आप वीडियो से भी देख सकते हैं। उसमें वीडियो है कि जितने लोग उधर के हैं सब लोग हमारे परिवार को एकत्रित करके और वहां पे धमाधम लाठी चला रहे हैं। फिर मुझे क्षेत्राधिकारी और सदानंद यादव प्लस 3-4 पुलिस मिल करके पकड़े भी हैं और मार डंडा मार रहे हैं। क्षेत्राधिकारी से हाथ छुड़ा करके और भाग निकला, क्योंकि इन लोगों का मनसा था कि मुझे मतलब पीट करके यहीं पे मार दिया जाए। उस समय तक किसने गोली चलाई, किसकी गोली से वो मरे हैं। लेकिन अगर मेरे माता पिता को, भाई बहन को, जो भी परिवार के सदस्य को मारा जाएगा तो मेरे पास चाहे जो भी रहेगा मैं तो उसे मारने की कोशिश करूंगा। लेकिन उस समय मेरे परिवार के पास कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग झगड़ा झंझट करने के मूड में नहीं थे। हम ये जानते थे कि जन सैलाब हमारे साथ है, 1500 लोग हैं। तो एसडीएम साहब और बीडीओ साहब, इसमें सीधा एसडीएम साहब की, बीडीओ साहब की और क्षेत्राधिकारी की, खासकर सदानंद यादव एसआई रेवती की सरेआम गलती है। पहले से एकदम सुनियोजित ढंग से ये सब पहले से प्लान बनाया गया था। इसी वजह से लोग वहीं पे मीटिंग का प्रोग्राम किए थे। जब जन समूह हमारा देखे, ये घबरा करके और मारपीट करने को उतारू हो गए। हमारी जनता मारपीट करने के लिए कभी भी राजी नहीं थी। इसलिए मैं आप सभी से अपील करूंगा कि इसको न्याय दिया जाए। वहीं आज बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह बलिया के जिला अस्पताल आरोपी धीरेन्द्र सिंह के परिजनों को लेकर वो वहां पर पहुंचे, जहां आरोपी के परिजनों का मेडिकल करवाया गया। विधायक का आरोप है कि अगर एक पक्ष की तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ है तो दूसरे पक्ष का भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यही नहीं, विधायक का कहना है कि वो पीड़ित परिवार से मिलने दुर्जनपुर गांव भी जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें मना कर दिया था। विधायक सुरेंद्र सिंह ने पूरे मामले की जांच सीबीसीआईडी से करवाने की मांग की है। उधर आरोपी के परिजनों का भी कहना है कि पुलिस की तरफ से एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह फिलहाल जिला अस्पताल में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने दूसरे पक्ष के पीड़ितों से मुलाकात की है। विधायक जी, आज आप जिला अस्पताल आए, जो दूसरा पक्ष है उसके पीड़ितों से आपने मुलाकात की, क्या कहना है? पत्रकार जी, मानवता बिल्कुल तार तार हो गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गोली से भी बेचारा जो मरा है वो दुख की बात है, और जो भी मारा हो वो जो है दंड पाना चाहिए उसको। 80 वर्ष के बुजुर्ग को लोग मारे हैं, हाथ पैर तोड़ दिए हैं। दो लोग जो है बेहोशी की हालत में भी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। इन लोगों को भी, जो लोग मारे हैं, उनको भी दंड मिलना चाहिए। मेरा वो है, जो भी जिस अंश में दंड अपराध किया है उसको उसी रूप में दंड मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। मुझे दुख है कि जो है पुलिस के बंधु लोग एक तरफा केवल एक तरफा कार्रवाई करके
अभी तक जो है केवल एक पक्षीय निर्णय ले रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। इससे समाज जो है, समाज में आक्रोश बढ़ता है और समाज में विघटन बढ़ता है। इसलिए मैं इसी के लिए आया था। मेडिकल, चूंकि 3 दिन से मेडिकल नहीं बना था महिलाओं का, कोई पूछने वाला नहीं था, तो मैं आज कुछ 5-6 महिलाओं को ला करके मेडिकल बनवा रहा हूँ। तो आपकी सीएमओ से बात हो गई? बात सीएमओ साहब ने और सब लोग अधिकारियों ने बोल दिया मेडिकल बन रहा है, मेडिकल हो रहा है। हाँ जी। आपका मतलब ये है कि दूसरे पक्ष की तरफ से भी मुकदमा लिखा जाए? बिल्कुल लिखा जाना चाहिए। विधायक जी, मुझे ये बताइए कि जो पहला पक्ष है जिसके परिवार में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई या बात हुई? वहाँ जो है प्रशासन चूंकि हमको जाने नहीं दिया, नहीं तो मैं गया होता। मुझे कहीं भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रशासन के भी अपने सामूहिक निर्णय को मानना पड़ता है, तो इसलिए मैं नहीं गया। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आप लगातार दूसरे पक्ष की बात कर रहे हैं, मैं भी यहाँ पे कई दिन से बलिया में हूँ। सरकार के लेवल पर आपसे कोई बातचीत हुई, मुख्यमंत्री से कोई बातचीत हुई? जो जहाँ जैसे बताना है उस बता दिया गया है। अब रही बात की जो भी उचित समय पर जो कार्रवाई होना है होगा। मतलब आप ये चाहते? मेडिकल ही नहीं बना था। तो इसमें किसकी लापरवाही? इतने दिन हो गए मेडिकल नहीं हुआ। पुलिस की लापरवाही। मतलब पूरी तरह से पुलिस जिम्मेदार है? बिल्कुल। अच्छा, ये जो घटना घटित हुई उस गांव में, उसके लिए किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? देखिए, वो तो कैजुअलिटी है। वो आक्रोशित होकर के एकाएक मारपीट करने लगे लोग, ईंटा पत्थर लाठी डंडा चलाने लगे लोग। मैं केवल जो है एक आदमी को दोष नहीं दूंगा। जो भी घटना घटित हुई उसमें प्रशासन का भी दोष है और वहाँ के स्थानीय लोगों का दोष है। अच्छा, आज जो मुख्य आरोपी जिनको बनाया गया धीरेन्द्र सिंह, उनका एक वीडियो आया, उसमें वो अपने आप को निर्दोष करार दे रहे हैं कि सिर्फ एक तरफा कार्रवाई की गई, उनकी बात नहीं सुनी गई। उसको कैसे देखते हैं आप? अब देखिए, मैं चूंकि हर चीज को जानता नहीं हूँ, न देखा हूँ, तो उस स्थिति में मैं कुछ कहने के लायक नहीं हूँ। क्या जायज है क्या नाजायज है, हम लोग क्या करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि जो भी होगा, जो संविधान करना चाहेगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। इस साल नवरात्रों में माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए देश के दूसरे राज्यों से भक्तों के कटरा पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। देश भर के लोग कोरोना संक्रमण को भूलकर इन नवरात्रों में माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए कटरा पहुंच रहे हैं। मां वैष्णो देवी के भक्तों में कितना ज्यादा उत्साह है, इसकी तस्वीरें दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं धर्म नगरी कटरा में। ये आप देखिए, श्रद्धालु जो कि देश के कोने कोने से आए हुए हैं, जय माता की जय घोषों के साथ पूरे माहौल को भक्ति में बनाए हुए हैं। और श्रद्धालुओं में खुशी कितनी ज्यादा है, श्रद्धालुओं में दोगुनी खुशी, क्योंकि आज नवरात्रा है, नवरात्रा का पहला दिन है और श्रद्धालुओं में खुशी कितनी ज्यादा है, उत्साह कितना ज्यादा है, वो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। आइए सीधे श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, क्या नाम है, कहाँ से हैं? मैं नितिका वजीर है मेरा नाम, मैं जम्मू से हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पे आई हूँ, वो भी नवरात्रों के दौरान। और ये कोरोना का ये है, हम सब कजिन्स आए हैं तो बहुत खुशी है, काफी देर बाद आए हैं और यही बोलेंगे कि ये बीमारी सब खत्म हो जाए बहुत जल्दी, क्योंकि इससे सब कुछ बंद हो गया ये वो। बाकी जय माता दी और बहुत मजा आ रहा है। नवरात्रा के पहले दिन मां वैष्णो देवी ने आपको बुलाया, खुशी दोगुना होगी? हमारी बिल्कुल दोगुना आ गया। पहले तो मतलब हम लोग नहीं आते थे नवरात्रों के टाइम, रश होता था, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, बट इस टाइम हमारा विद इन 1 डे प्लान बना है और हम इतने खुश हैं कि हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, सीधे हम यहाँ पहुँच गए। घर वाले भी कभी प्रॉब्लम करते हैं, छोटे बच्चे हैं, अकेले कहाँ जाएंगे। और अब बात लखनऊ की, जहां मंदिरों में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन और पूजन अर्चन किया। कोरोना संक्रमण काल में ये दूसरी नवरात्र है। पहली नवरात्र वासंती नवरात्र थी जो होली के बाद पड़ी थी, लेकिन उस वक्त लॉकडाउन था और मंदिर पूरी तरीके से बंद था। ये शारदीय नवरात्र है, दुर्गा पूजा भी होती है यहाँ पर और इस बार मंदिर खुले हुए हैं, लेकिन तमाम प्रतिबंधों के साथ मंदिरों में भक्तों को जाने की इजाज़त है। हम मौजूद हैं लखनऊ के ऐतिहासिक कालीबाड़ी मंदिर में और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बार में 5 या 7 लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। टेम्परेचर लेना अनिवार्य है और सैनिटाइज करना है हाथों को, उसके बाद मास्क भी अनिवार्य है, उसके बगैर भीतर जाने की इजाज़त नहीं होगी। और जिस तरीके की भीड़ यहाँ पर हुआ करती थी खासतौर से शारदीय नवरात्र में, वो भीड़ अब यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रही है। आपको दिखाएंगे भीतर की व्यवस्था की आखिर भीतर किस तरीके के बदलाव किए गए हैं। नवरात्र के वक्त इस मंदिर में पैर रखने की भी जगह नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भक्त हैं वो बहुत कम है, यानी जो भीड़ है वो बहुत कम है। और जो कालीबाड़ी मंदिर आप देख रहे हैं, ऐतिहासिक और प्राचीनतम मंदिर है। यहाँ पर भीतर पहले लोग भक्त जाया करते थे, यहाँ पर दर्शन किया करते थे, फूल पूजा और दूसरी सामग्री यहाँ पर चढ़ाई जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं। आप देख रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर एक
बेंच लगा दी गई है और इसी पे ही यहाँ पर जो भी भक्त या श्रद्धालु आ रहे हैं वो यहाँ पर प्रसाद चढ़ा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना अनिवार्य है, हालांकि उस तरीके की व्यवस्था नहीं नज़र आ रही कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर सकें, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि वो दर्शन करते जाएं और यहाँ से बाहर निकलते जाएं, ताकि वहीं मथुरा में 7 महीने बाद बांके बिहारी जी के दर्शन का इंतजार आज जैसे ही खत्म हुआ, नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 8 बजे से दर्शन शुरू होने का समय निर्धारित था, लेकिन 5 बजे से ही श्रद्धालु मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए। कोरोना की वजह से मंदिर अब सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 5:30 बजे से 9:30 बजे तक ही खुलना समय इसका तय किया गया। दोनों समय में केवल 400 श्रद्धालुओं को ही दर्शन करने की अनुमति, लेकिन आज पहले दिन हजारों लोग मंदिर पहुंच गए। के अधिक समय के बाद वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर खुल चुका है। आप देखेंगे यहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ उमड़ पड़ी है, लेकिन एक दिन पूर्व मथुरा के जिला प्रशासन ने मंदिर कमेटी के साथ मीटिंग की थी, जिसमें दावे किए थे कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन कराए जाएंगे। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर साफ तौर पर धज्जियाँ उड़ती नजर आ रही हैं। तमाम यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। पुलिसकर्मी तो यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ है कि सोशल डिस्टेंस का पालन कराना बेहद मुश्किल हो रहा है। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। अब देखेंगे ये लाइन लगा के, अगर देखेंगे लाइन लगा के यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से आए हुए हैं। इनसे बात करेंगे कि कहाँ से आए आप? नोएडा से। कितने दिनों बाद दर्शन कर रहे हैं आप? लगभग 8 महीने के बाद। तो कैसी अनुभूति हो रही है? नेचुरली ये बिहारी जी का दर्शन की अनुभूति तो आप सोचिए, इतनी बड़ी लंबी लाइन में लगे हुए, तो अनुभूति तो बहुत अच्छी है। सोशल डिस्टेंस हो ही नहीं रहा। नेचुरली सोशल डिस्टेंस तो इस रस में यदि उनके दर्शन होगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।